हाँ भाई। तो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, आ जाओ लाइव सभी साथी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, मनीषा जी भी, बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अजय सर। तो एक बार सभी प्रिय साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना ये जो परिवार है, बहुत जल्दी मतलब आपने 7,000 सदस्यों का कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रेम जो है बनाए रखना। और हम जो रीट के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जो है मेंस के लिए विश्व का भूगोल, इसमें आज जो टॉपिक है वो है पृथ्वी गतियां दूसरा। और एक बात और, अब कई जो कमेंट कर रहे थे ना कि गुरुजी इकोनॉमिक्स भी करवाओ, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में करवा दूंगा। थोड़ा सा मेरे को समय चाहिए एक बार। समय की 2 क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पर, एक 9 से 10 देता हूँ, एक 11 से 12 दे रहा हूँ। बीच में जैसे ही, या तो फिर मैं ऐसे करूंगा कि मैं उसको दिन में जैसे ही टाइम मिला रिकॉर्ड करके डाल दिया करूंगा। ठीक है, राम राम भाई, श्री कृष्ण गोदारा, नमस्कार आपको। ठीक है, तो करें क्लास को शुरू। हाँ गुरुजी, क्लास को शुरू कर देते हैं अपने। ठीक है, अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था पृथ्वी गतियां। और पृथ्वी की हमने 2 प्रकार से गति पढ़ी थी। कितना प्रकार है? 2 प्रकार की। चलो तो सुनो ध्यान से। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम इतना प्यारा है, आप इस टॉपिक को करोगे ना मजा आ जाएगा भाई, बहुत प्यारा टॉपिक है। टॉपिक जो था वो था अपना पृथ्वी की गतियां। तो बड़ो कर लिया। पृथ्वी की गतियां, ये टॉपिक था अपना। 2 प्रकार से पृथ्वी की गति हमने पढ़ी। इसमें नंबर 1 पर जो गति है वो पढ़ी परिभ्रमण। परिभ्रमण गति जो है वो हमने पढ़ी। परिभ्रमण गति को एक नाम से और जानते हैं, घूर्णन गति। जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाकर पहली क्लास को देख सकता है। कंप्लीट विश्व का भूगोल उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं, दूसरी गति कौन सी थी? उसका नाम था परिक्रमण गति। परिक्रमण गति सबसे इंपॉर्टेंट यही गति है हमारे लिए। और इसी से जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसी से मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि केवल इसी से मिलते हैं प्रश्न, दोनों से देखने को मिलते हैं। बबलू जी आ जाओ, बिल्कुल, हेलो नमस्कार। चलिए अब देखो, अब हमने कल कौन सी गति को कंप्लीट कर लिया था? परिभ्रमण गति को। इससे क्या क्या होता था मैं एक बार रिवीजन करता हूं, 1 मिनट के अंदर सुनना ध्यान से। इसमें दिन व रात की स्थिति बनती थी, दिन व रात की स्थिति बनती थी, एक नंबर ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा कि अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय जो है वो बल लगता है, जिससे पवनों का क्या होता है, जो है अपकेंद्रीय बल लगता है। फिर 3 नंबर पे ऐसे याद रखना, पवनों का विक्षेपण, पवनों का विक्षेपण होता है, ये पढ़ा था इसके प्रभाव में। जल धाराओं का विक्षेपण होता है, ये पढ़ा था, जल धाराएं इधर उधर चलती हैं, है ना, देखते हैं हवाएं इधर उधर चलती हैं, वो किस कारण चलती है? इस पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है इसी के कारण। इसके अलावा मैंने बताया था कि ज्वार व बाटा भी बनते हैं, ज्वार व बाटा भी बनते हैं। और समय का जो माप है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। समय का माप यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। वो अगर हम बात करें तो सारा का सारा इधर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति की, तो आप हेडिंग लगाओगे परिक्रमण गति। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, हार गए जो बिना लड़े उन पर धिकार है। उन पर है धिकार जो देखे न सपने सपनों का अधिकार, असल अधिकार अपना अपनों के खातिर करना, कुछ आज हमें अजर अमर कर देना है स्वराज। वाह भाई, बात तो बहुत शानदार लिखी है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। अरे वाह यार बबलू, क्या बात लिखी है दोनों ही। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें जो बातें हैं वो देखनी है परिक्रमण गति को लेकर। तो सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। परिक्रमण गति की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके सामने यहां पर क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। ये आपके सामने क्या आ गई? पृथ्वी, पृथ्वी बिल्कुल। परिक्रमण गति का मतलब होता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर, चारों ओर क्या लगाती है? चारों ओर चक्कर, चक्कर लगाती है। जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है उसे बोलते हैं परिक्रमण गति। और ये चक्कर जो लगता है वो कैसे लगता है? वो लगता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लगता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात मेरी आप याद रखना, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो
अब हम बात करते हैं कि ये पृथ्वी जो है वो कितनी तेज गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अगर हम बात करें इसकी गति की, तो 1 लाख, कितना लिखा मैंने यहां पर, 1,07,000, कितना, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1,07,000 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वो ये चक्कर लगाती है, ये घूमती है। और यहां पर हमने जो है वो पढ़ा था 1670 किलोमीटर की गति से, प्रति घंटे की गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब इतनी तेज गति से जो है वो पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है ना। अब इसमें समझने वाली बात पता क्या है, अब ये सिंपल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अब ये चक्कर लगता कैसे है वो देखना है आपको। चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पर और समझते हैं ये चक्कर जो है वो लगता कैसे है। यहां पर मैं आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी कि ये जो हमारे सामने यहां पर आपको नजर आ रहा है क्या, सूर्य। तो सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर क्या देखने को मिलेगी, पृथ्वी। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर आपको क्या देखने को मिलेगी, पृथ्वी। और ये जो मेरे दोस्त पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को जो है क्या कहते हैं, नीला ग्रह। तो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो कैसे लगाती है, वो ऐसे नहीं लगाती है, नहीं, पश्चिम से पूर्व। पप्पू को याद रखोगे, यहां भी किसको याद रखोगे, पप्पू को। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाएगी। कैसे लगाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगेगा। अब ये देखो ये चक्कर कैसा होगा, सारे साथी ध्यान से देखेंगे, इधर नजरें जो है वो आप लगा के रखोगे। ये देखो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी घूमती 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 इधर जाएगी। अच्छा, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, कभी ये वाला फेस इसके सामने होगा तो फिर घूमकर जाएगी, तो ये जो वाला फेस यहां था तो वो कभी यहां आ जाएगा, फिर कभी घूमकर इधर आगे की ओर जाएगी तो ये वाला जो फेस है वो यहां हो जाएगा, और कभी घूमकर इधर की ओर जाएगी तो ये वाला फेस ऊपर आ जाएगा। है या नहीं है। तो पृथ्वी जो है वो एक ऐसे नहीं है कि बिल्कुल स्थिर एक जगह खड़ी है और बस ऐसे एक जगह ही घूम रही है, नहीं, पृथ्वी भी साथ साथ जो है वो घूमती चलती है। पृथ्वी भी साथ साथ जो है वो क्या चलती रहती है, घूमती चलती है। तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो इस प्रकार से, जैसे ये यहाँ पृथ्वी है तो ये इस प्रकार से जो है वो यहाँ क्या लगाएगी, चक्कर लगाएगी। ये इस प्रकार से चक्कर लगा के पुनः यहां आ जाएगी। अच्छा, ये पूरा जो है इसे बोलते हैं, ये पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो कितना समय लेती है, स्कूल में भी बहुत पढ़ा है, ये हमने स्कूल में भी बहुत पढ़ा है। बिल्कुल भाटी जी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और भूगोल अजय सर के चारों ओर घूमता है। अच्छा रे भाई, वास्तव थे एक तरफा करके छोड़ोगा मतलब है। चलो देखो ध्यान, तो थे के याद करना है कि अब सुनना, यहां से समझना चीजों को, बहुत प्यारा कंसेप्ट है यहाँ पर, चीजों को समझोगे ना तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। देखो क्या है, याद ये रखना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। ये लो यहां पर मैंने लिख दिया 365 दिन। 365 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है, 365 दिन। बहुत बढ़िया, 365 दिन। अच्छा, कई कई बार हमने ये देखा है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रहे हो आप, हाँ, 365 1/4, ठीक है अनिल जी, बहुत बढ़िया आपने ये बात बोली, 1/4। अच्छा, अगर 1/4 को हम, 1/4 को अगर हम जो है पूरा एक्चुअल आंकड़ा देखें तो किस प्रकार से निकल कर आएगा, तो ये आंकड़ा निकल कर आएगा मेरे भाई 365 दिन 6 घंटे बोल सकते हो। 365 दिन 6 घंटे जो है वो हम लगभग इसे बोल सकते हैं। क्या गुरुजी अभी भी आप लगभग कह रहे हो, अभी भी आप जो है इस बात को जो है वो क्या कह रहे हो भाई, लगभग कह रहे हो। हाँ बिल्कुल लगभग है, क्योंकि पूरा आंकड़ा निकालेंगे तो 48 मिनट 48 5 मिनट 48 5 सॉरी 48 मिनट और 6 सेकंड का आंकड़ा आएगा पूरा, है ना। 5 घंटे, हाँ बिल्कुल, 5 घंटे 48 मिनट और 6 सेकंड, ये आंकड़ा आएगा पूरा एक्चुअल अगर निकाले तो। लेकिन लगभग हम कितना याद कर लेते हैं, 6 घंटे। लगभग हम कितना याद कर लेते हैं, 6 घंटे। तो मेरी बात सुनना, यहां से आप लीप ईयर कैसे निकालते हो, सुनो, लीप ईयर कैसे निकालते हो तो सुनना ध्यान से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में जो टाइम लेती है वो 365 दिन 1/4,
या 365 से ही 1/4 दिन लेती है। अगर इसको अगर अगर पूरा एक्चुअल पूछे तो 365 दिन 6 घंटा। अच्छा, ये कितनी तेज गति से घूम रही है? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है, तब इतना समय लग रहा है मेरे भाई। सोचो कितनी तेज गति से घूम रही है। तो ऐसी थोड़ी है सूर्य के चारों ओर। हर कोई हनुमान जी थोड़ी होता है कि सूरज को खा लेगा, है या नहीं है? हनुमान जी हनुमान जी थे। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। सुनो ध्यान से आगे। आगे मेरी बात आप सुनोगे ध्यान से कि अगर अगर मैं आपको कहूं कि 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगता है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से मेरी बात है। ये टाइम जुड़ता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर ये टाइम मैं 4 साल बाद आपसे पूछूंगा तो 6 चौके क्या हो जाएगा यहां पर? 24 घंटे। और 24 घंटे में एक दिन होता है। तो 4 वर्ष बाद आप क्या पाओगे? 365 दिन प्लस क्या मिल गए अपने को? 24 घंटे। 24 घंटे मतलब क्या होता है? एक दिन। 24 घंटे में क्या होता है? एक दिन। अच्छा, तो यहां पर 4 साल बाद आप ये पाओगे कि एक साल में, एक वर्ष में कितने दिन हो रहे हैं? एक वर्ष में जो है वो दिन कितने होते हैं? वो होते हैं 366 दिन। और इस ईयर को बोलते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष। लीप वर्ष की परिभाषा क्या है? लीप वर्ष की परिभाषा यही है कि लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है। 4 वर्ष में एक बार आता है। 4 वर्ष में एक बार आता है। एक बार आता है। अच्छा, तो सर जी ये एक दिन फालतू जो होता है ये कौन से महीने का होता है, ये भी बता दो। देखो हम सामान्यतः देखते हैं 28 फरवरी होती है। 28 फरवरी होती है। 28 फरवरी। और फिर कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि 29 फरवरी। ये जो 1 फरवरी वाला दिन बढ़ता है ना, ये लीप वर्ष का बढ़ता है। जिस समय लीप वर्ष होगा उस समय जो वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा उस समय, याद रखना मेरे दोस्त, जिस समय लीप वर्ष होगा उस समय जो फरवरी है वो 29 की होगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मुझे जवाब देना सारे। मैं आपको ये कहूं कि 2019 में फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी या 29 की होगी? बताओ, कमेंट करो जल्दी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 2019 में फरवरी का जो महीना होगा वो 28 दिन का होगा या 29 दिन का? ये बताओ आप मुझे। कि लीप वर्ष आप कह रहे हैं ना, लीप वर्ष निकालेंगे कैसे? तो कैसे निकलता है? हाँ, चलो बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी बताओ। 28 का अनिल ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपने इसमें बताया कि फरवरी 28 की होगी तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ 2020 में फरवरी कितने की होगी? 2020 में फरवरी कितने की होगी? तो आपका जवाब आएगा गुरुजी 29 की। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि आप 4 में लास्ट वाली संख्या का भाग दे के देख ले करो। अगर भाग पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है, क्योंकि देखो लीप वर्ष जो है वो कितनी साल बाद आता है? 4 साल बाद। तो 4 का भाग अगर पूरा जा रहा है तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। ये बात मेरी समझ में आ गई क्या? रहे, चलो अब मैं आपको देता हूं। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, 1998 में फरवरी कितने दिन की होगी? माइंड खोलो मेरे दोस्त, माइंड खोलो सरकारी नौकरी के लिए। कोटा और वाह भाई वाह काड़ू राम। ले बता भाई जल्दी, काड़ू राम इसका जवाब दे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका जवाब दो मुझे आप इस प्रश्न का। 1998 में फरवरी कितने दिन की होगी? 29 की जवाब दिया बबलू ने। चलो देखते हैं। 4 से भाग दे के देखो मेरे भाई। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, एक ये इधर आ गया भाई, नहीं होगी। इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी मेरे दोस्त। 4 का भाग देखो पूरा जरा। अच्छा, अगर यहां लिखा होता 1996 तो 4 का भाग देके देखो। 4 दूनी 8। ठीक है, जा रहा है। इधर एक आ गया 16, 4 चौका 16। हाँ, यहां पर जो है फरवरी के जो दिन देखने को मिलेंगे वो कितने देखने को मिले? 29। अरे 4 का भाग लास्ट वाली दो संख्या से देके देखो। हाँ हाँ, बस ये देखो आप। रीजनिंग वजह से, रीजनिंग नहीं बस वो बताऊं ला रहा था ना मैं, लीप वर्ष सारी बात। तो समझ में आ गया लीप वर्ष कैसे निकलता है? तो लीप वर्ष बना कैसे? तो समझ में आ गया ना कि पृथ्वी के चारों, सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वो चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लेती है। तो 4 साल बाद ये जब 4 4 घंटे 6 6 घंटे जुड़ते जाएंगे तो 4 साल बाद 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे का मतलब 366 दिन। 24 घंटे प्लस 365 मतलब 366। और इस दिन बोलते हैं लीवर्स। अब मेरे को एक प्रश्न बताओ, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका जन्मदिन 4 साल बाद आता है? बताओ, 4 साल बाद आता है। तो याद रखना मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई का जो जन्म डे है, मोरारजी देसाई जो पीएम है, देसाई जो प्रधानमंत्री है, उनका जो बर्थडे आता है, इनका जो जन्म हुआ था वो इसी दिन होता है। तो 4 साल में एक बार जन्मदिन आता है, देख लो अब देख लो भाई, समझ में आ गया ना। चलो अब बात करते हैं अपने ये जो परिक्रमण है इसके प्रभाव क्या क्या है। चलो अब देखो परिक्रमण के प्रभाव, परिक्रमण के प्रभाव, इसके प्रभाव को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। बस मैं एक एक बातें लिखता जाऊंगा और वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस एक में और समझना, 10-15 मिनट इस पे चर्चा करेंगे, सारे साथी तैयार रहना इस बात पर। एक मिनट, बस 1 मिनट रुको, इसमें थोड़ा आकार नहीं बड़ा होता क्या है। ये देखो, चलो मिल ही गया अपने को। अब मैं आपको यहां बताता हूं, देखो ये सूर्य है हमारा, तो यहां मान लो ये अपना पृथ्वी, नहीं लिखा हुआ क्या, अर्थ। चलो यहां पर है पृथ्वी, 1 मिनट मैं आपको समझाता हूं, देखो ये रहा अपना पृथ्वी। तो पृथ्वी यहां से इस प्रकार घूमता हुआ, यहां से इस प्रकार घूमता हुआ, ये देखो ऐसे जो है परिक्रमा करेगा। और ये परिक्रमा करने में कितना टाइम लेगा, 365 दिन का टाइम लेगा, और 6 घंटे भी लेगा साथ में। तो ये आपको याद रख लेना है, रह जाएंगे ना ध्यान में। तो सूर्य के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाती है, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो भी सारे इसके सूर्य के जो है वो चारों ओर इस प्रकार, ये देखो ये पूरा ब्रह्मांड है, और इस प्रकार जो वो चक्कर आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है ना। तो प्लेनेट का चित्र मिल गया अपने को, मजा आ गया भाई। मैं तो सोचो कि वही कौन को के अंदर, तो ये के अंदर तो सब कुछ है। चलो अब अपने, हो गया। हाँ तो परिक्रमण के प्रभाव अब देखो, जैसे मान के चलो मेरे दोस्त, मैंने यहां पर जो है वो बनाई पृथ्वी, समझना बात को ध्यान से, ये क्या हो गई, ये हो गई पृथ्वी। ठीक है। अब आपको यहां 3 रेखाएं याद रखनी है। इधर जो है यहां पर बीच वाली रेखा, इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा, हो गया। इसके अगर अपन ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको एक रेखा नजर आएगी जिसका नाम है कर्क रेखा, और एक रेखा जो है वो यहां पर नजर आएगी, उसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मकर रेखा। तो सुनना ध्यान से, इस चीज को समझना, अच्छी चीज है ये, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। 0 डिग्री, ऊपर जाएं तो 23.5 डिग्री, नीचे आए तो आपको क्या मिलेगा, 23.5 डिग्री। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। ऊपर वाली जो है वो है कर्क रेखा, ठीक है। बीच वाली जो है वो है भूमध्य रेखा, और इससे नीचे वाली जो है उसका नाम हो जाएगा मकर रेखा। ये 3 रेखाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, तीनों अक्षांश रेखाएं जो है वो याद रखना। अब देखो, मान लो सूर्य यहां पर चमक रहा है, चमक रहा है यहां। अब सूर्य की लंबवत किरणें एक बार यहां पड़ेंगी सीधी, फिर जो है फिर आपको क्या देखने को मिलता है, पृथ्वी घूमकर जो है इस तरफ चली जाती है। तो फिर सूर्य की किरणें आपको लंबवत जो है वो कहां देखने को मिलेंगी, कर्क रेखा पर। और फिर घूमकर जो है वो इस दिशा में आ जाती है, फिर आपको लंबवत जो किरणें हैं वो कहां देखने को मिलेंगी, मकर रेखा पर। इस प्रकार से 1 साल के अंदर जो है सूर्य की किरणें कभी इस रेखा पर होती हैं, कभी इस रेखा पर होती हैं, कभी इस रेखा पर होती है। तो अब अपने को यह देखनी है कि सूर्य की किरणें लंबवत है वो किस किस तारीख को कहां पर होती हैं। ये अगर आपको याद हो गया ना तो ये क्लियर है बात। ठीक है, तो याद रखो कि आपको एक तो तारीख याद रखनी है, यहां पर सूरज चमकेगा इस रेखा पर जो लंबवत पहली बार होगा, वो कब होगा, 21 मार्च को। कब होगा, 21 मार्च को। 21 मार्च को सूरज की किरणें, यानी सूरज यहां, सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च को यहां पर पड़ा, सुनना ध्यान से, 21 मार्च को यहां पड़ा। इस समय हमारे जैसे बात करते हैं, भारत यहां पर है, भारत यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, सुनना ध्यान से। भारत में और ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं आपको स्थिति पूछूं तो क्या बोलोगे, देखो ना तो ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंड होगी, क्यों, सूर्य की किरणें कहां है, यहां पर। अब इतनी ही दूर यहां पर भारत है, यानी इधर इतनी दूर कर्क रेखा है, और इतने ही नीचे कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। तो स्थिति भी क्या बनेगी यहां पर, सेम बनेगी, ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी। अब तो एक चीज नोट करो, मार्च का महीना है, ऐसा होता नहीं है क्या कि आपने मार्च का महीना में कोई ब्याह शादी में जावा
तो अपनो जी करे तो कोट पैंट भी पहन लिया, और जी करे तो एक टी शर्ट में भी चल जा, और जी करे तो शर्ट में भी चल जा। होता है ना ऐसा, क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो यहाँ लंबवत होती है। अब 21 मार्च के बाद सूरज की किरणें जो है, अब ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सूर्य की किरणें उत्तरायण हो जाएंगी। उत्तरायण होने के बाद 21 के बाद 22 मार्च, 23 मार्च, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई, और याद रखना जून की 21 तारीख, जून की 21 तारीख को सूरज कहां चमकेगा? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब होती हैं? 21 जून को। अब जून में जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर होगी तो कर्क रेखा में ही है, कर्क रेखा पर ही है भारत, और भारत में है राजस्थान। तो बताओ जून में गर्मी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ है? कर्क रेखा पर। अब नोट करो आप। अब देखो 21 जून आने वाली है, देखना कितनी भयंकर गर्मी होगी। क्यों? 21 जून को अपनी सीधी सूर्य की किरणें एकदम लंबवत अपने को देखने को मिलेगी। इसलिए हम ये पाते हैं कि जो गर्मियों वाला महीना होता है वो होता है जून का। कौन सा होता है? जून का। अब ऐसे नहीं है कि पूरे संसार में गर्मियां जून में पड़ती है, नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, ऑस्ट्रेलिया देखो, सूर्य यहां पर है और ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है? ऑस्ट्रेलिया में यहां जून का महीना सर्वाधिक सर्दी वाला होता है, सर्वाधिक सर्दी वाला होता है, देख लो। कोई बुलावा ही को नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोई बुलावा जाना ही नहीं है। सर जी 1 डे आर्मी मैराथन क्लास लेना प्लीज सर जी। सुरेंद्र जी मैं आपको, फौजी भाई साहब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आर्मी क्लास ले लेते। थोड़ा सो स्थिति कोनी मेरो घणो जी करो, लेकिन की सा बोलूंगा बताओ, स्थितियां अनुकूल को नहीं है आर्मी क्लास लेने वास्ते। बाकी मैं थाने पढ़ा के आयो, थाने याद हो तो नहीं कही ये मेरे को लग रहा है ऑफलाइन वाले साथी है ना। तो बात है थाने, मैं एक दिन मैराथन क्लास पढ़ा गया नहीं तो भी मैं सारी चीजें लगभग कवर करा दी। तो वो चीजों को रिवीजन करो बार बार, ठीक है। चलो अब सुनो, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पड़ी। अब सूरज उत्तरायण नहीं होता है, अब सूरज फिर दक्षिणायन होगा। दक्षिणायन होगा तो 21 के बाद 22 जून, 23 जून, जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में फिर सूरज की किरणें कहां पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पर। कहां पड़ेंगी? भूमध्य पर। और वो तारीख कौन सी होगी? 23 सितंबर की। 23 सितंबर को सूरज की किरणें कहां पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पे। अब फिर एक चीज नोट करो, सितंबर का महीना जब आता है ना तो उसमें ना तो गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, कंसेप्ट समझना। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर फिर सूरज आ गया। अब सितंबर में थे ब्याह वगैरह ट्रेड करो, देखो ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो, है ना। फिर सूरज सितंबर के बाद दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणायन। और सितंबर के बाद, सितंबर के बाद 24 सितंबर, 23 के बाद 24, 25, 26 ऐसे। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर। और दिसंबर की 22, 22, 2 और 2 कितने होते हैं? 4, और 4 पे आता है डी। डी मतलब कौन सा महीना? दिसंबर। दिसंबर की 22 तारीख को सूरज कहां चमकेगा? भूमध्य रेखा पे। और इस समय यहां ऑस्ट्रेलिया में सूरज भूमध्य रेखा पे कब चमका? 22 दिसंबर। तो सूर्य की लंबवत किरणें उस मकर रेखा पर कब होती हैं? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है कहां? ऑस्ट्रेलिया में। और 22 दिसंबर, दिसंबर का जो महीना यहां हमारे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। क्यों? अब देखो सूरज कितनी दूर चला गया। समय सबका आता है, कभी यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था। समय सबका आता है मेरे दोस्त, समय सबका आता है। अब ये सूरज जो है, आज जो लोग आपको सिखा रहे हैं ना, आज वो लोग सिखा रहे हैं नजरअंदाज कैसे करते हैं, कभी हम बताएंगे कि खामोश कैसे किया जाता है। ये बात याद रखना भाई। कल्डो पड़ो पड़े, बिल्कुल पड़े कल्डो, धांसू पड़ो पड़े, और अपना राजस्थान में तो ज्यादा ही कड़े पड़े की, यानी देखो। तो 22 दिसंबर ने सूरज जो है वो यहां चमका, बिल्कुल चमका। अब 22 दिसंबर के बाद फिर सूरज पुनः उत्तरायण होता है, दक्षिणायन नहीं होता, उत्तरायण। फिर यहां से उत्तरायण 22 के बाद 23 दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, और मार्च की 21 तारीख को वापिस यहां चमकेगा। और इसी प्रकार ये रोटेशन जो है वो चलता रहता है। इसी प्रकार जो है ये रूटीन जो है वो चलता रहता है। अच्छा अब आप ये क्या पाते हो, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, तो वो किस कारण आ रही है? वो इसी कारण आ रही है, इसी कारण आती है ना। और कभी दिन छोटे होते हैं कभी बड़े, अब वो कैसे होंगे सुनो। अब सूर्य की किरणें जब 21 जून को यहां पर होगी कर्क रेखा पे, और ये रहा भारत, यहां पर ये क्या है? भारत या राजस्थान? भारत ले लो या राजस्थान। अब एक प्रश्न बताता हूं, याद रखना, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 21 जून का जो दिन होगा, 21 जून का, 21 जून को जो है वो दिन होगा, वो सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। बड़ा दिन होता है तो रात क्या हो जाएगी? छोटी। सबसे छोटी रात कब होगी?
सबसे छोटी रात होगी 21 जून को। क्यों? सूर्य की किरणें यहां पड़ेंगी, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो दिन नहीं होगा, रात थोड़ी होगी, है ना। तो गर्मियों के दिन आप ये देखते हो, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें क्या होती है, छोटी। गर्मियों में देखो थे 8 बजे तक दिन खड़े हुए है को नहीं, और सर्दियों में 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। सर्दियों में क्या होता है, 6 बजे 6 बजे अंधेरा होता है को नहीं। तो वह बात है। अब देखो एक बात और बताऊं, अब मान के चलो दिसंबर की बात करें, अब मैं भारत में बता रहा हूं आपको, 22 दिसंबर को भारत में क्या होगा, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को उल्टा कर दो, क्योंकि अब सूरज देखो कितना दूर चला गया, चला गया। अब सर्दी आएगी, और सर्दी की रात क्या होती है, रात बड़ी होती है। रात बड़ी होगी और दिन क्या होगा, दिन छोटा होगा, दिन छोटा। दिन क्या हो जाएगा सर्दियों में, छोटा हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो प्रकाश बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। 22 दिसंबर को सूरज देखो कहां चला गया, इस मकर रेखा पर, और इधर तो सूरज है ही नहीं। तो एक तो सूरज नहीं है, तो सर्दियां यहां हो जाएंगी, और सर्दियों के साथ साथ यहाँ पर जो है रातें क्या हो जाती हैं, बड़ी। सर्दियों की रातें बड़ी बहुत होती है, बहुत बड़ी रातें होती हैं भाई, बहुत बड़ी। और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे। दिन बहुत छोटा हुआ सर्दियों में, एक तो देखो 10 बजे दिन की शुरुआत हो है। अब आप 5 5 बजे उठा तो ही दिन उगड़ो पावा अपने ने, पूरा चांदना होता है। और सर्दियों में 7 बजे तक चांदना, धुंध लगी होती है, पूरा एकदम कोहरा आया नहीं है, आतंक मचा होता है एकदम। दिन रात एक कर दो दोस्तों, बिल्कुल एक करने पड़ेंगे भाई, एक करोगे ना। देखो आपने बड़ा सपना देखा है ना, तो बड़ी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने कि मतलब कि मतलब यहाँ पर ऐसे निशान के निशान जब खड़े होते हैं ना, ऐसे ऐसे मेहनत करनी पड़ती है भाई। नौकरियां आसान नहीं है, नौकरियां आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। और मेहनत करो, भागो मत, मेहनत से नौकरी जरूर मिलेगी, अच्छा सिलेक्शन होगा। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे लेवल की मेहनत करते हो तो इतनी भर्तियों में सिलेक्शन होगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे सर्दी में ज्वाइनिंग किसी करा। अब एक बात तो है कि यार रात में 11 बजे क्लास हुई है ना, इसमें चाहे लाइव जितने भी हो, तुम्हारी नींद उड़ा दी है, और अब तुम्हारा रात का पढ़ने का जो शेड्यूल है वो बन जाएगा। अब जो साथी कहते हैं ना, गुरुजी मारो जल्दी नींद आई है, अगर देखो पढ़ने की इच्छा है, साथ मिलके पढ़ना चाहते हो, तो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। ठीक है। तो परिक्रमण के प्रभाव देखें तो आप क्या देखोगे, अब सुनो। पहली बात, दिन व रात जो है वो समान नहीं रहते हैं। दिन व रात नहीं होता इससे, दिन व रात छोटे बड़े जो है वो इसी कारण होते हैं। कभी छोटे हो जाते हैं और कभी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो वो किस कारण होते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। एक तो ये बात याद रखना, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखोगे, नई लाइन में लिख लेना, ये बनाकर इसके नीचे कंटिन्यू लिखते चलना। दूसरी बात आप ये लिखोगे कि कभी गर्मी आती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी शरद ऋतु आती है, यानी शीत ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु, यानी कभी गर्मी आती है, कभी ठंड। तो यानी मौसम परिवर्तन के लिए ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मौसम जो परिवर्तन होता है, मौसम जो परिवर्तन होता है, मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, गर्मी सर्दी आ रही है, वो किस गति कारण हो रहा है, परिक्रमण गति के कारण हो रहा है मेरे दोस्त। कौन सी गति के कारण मौसम का परिवर्तन हो रहा है, परिक्रमण गति के कारण। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, इससे करक रेखा व मकर रेखा का भी निर्धारण होता है, क्योंकि सूरज यहीं तक जा पाता है। तीसरी बात क्या लिखोगे इसका प्रभाव में, करक व मकर रेखा का भी निर्धारण होता है, रेखा का निर्धारण होता है। ये पॉइंट लिखते चलना, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। 3 पॉइंट मैंने लिखा दिए, दिन व रात छोटे बड़े होते हैं, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, और करक व मकर रेखा का जो है वो क्या होता है, निर्धारण होता है। अब एक स्थिति बनती है अपसौर और उपसौर। हाँ, मौसम परिवर्तन होता है, बहुत बढ़िया। पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है, हाँ ये एक ही बात है, ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु बनती है नहीं मौसम परिवर्तन। तो पृथ्वी पर क्या होगा, ऋतुओं का निर्माण होगा, कभी गर्मी आएगी, कभी सर्दी। ग्रीष्म ऋतु सर्दी ऋतु, है ना बबलू, बेटा मस्ती नहीं। ना गुरुजी मेरा रात ने 2 बजे तक पढ़ा, कई बार तो आप ही नींद आ जाए, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक स्थिति आप देखो, सूरज है ना इस रेखा से ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऊपर क्या है, ऊपर है ध्रुव। ध्रुव, ध्रुवीय क्षेत्र है। अगर यहाँ नीचे भी देखेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या स्थिति बनती है, जब सूरज इनके बीच देखो, 3 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में यहाँ है, 3 महीने यहाँ, तो 3 और 3 6, फिर 6 महीने आ रहेगा, 6 और 6 12, तो एक साल ऐसे चलता है। जब ऊपर 3 महीने यहाँ और 3 महीने आइए, ऊपर जो 6 महीने सूरज यहाँ रहता है ना, तो ऊपर 6 माह क्या होता है, दिन।
6 माह दिन होता है और 6 महीने क्या होती है, रात। तो आपने कभी वो सुना है ना, स्कूल में मास्टर कहानी सुनाया करते थे कि भाई पृथ्वी पे ऐसी भी जगहें हैं जहाँ 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होती है। तो आप कहना हाँ बिल्कुल है, ध्रुवों की तरफ 6 महीने दिन 6 महीने रात। यहाँ पर कोई भी लोग निवास नहीं करते हैं, यहाँ पाए जाते हैं पेंगुइन। क्या पाए जाते हैं? पेंगुइन। जीव जंतु पाए, जीव पाई जाए पेंगुइन, बर्फ में रहना रहा। और अठा था की भी इंसान ना बंदा ना बंदे की जात कोई नहीं मिलेगा, है ना। एक बार अब की बार 3 दिन धुंध आई थी, कोई बात कौन, धुंध तो घनी पड़ी यार। ठीक है, चलो अब देखो। अब आपसे एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भारत में सूर्य की लंबवत किरणें कब होंगी? भारत में सूर्य की लंबवत, लंबवत का मतलब है सीधी किरणें, सूर्य की किरणों का सीधापन कब होगा? तो बताओ कब होगा भारत में सूर्य की किरणों का सीधापन, बताइए कब होगा? तो ये जो सीधापन है ये होगा 21 जून को, क्योंकि सूर्य की लंबवत, लंबवत बोल दो सीधे बोल दो एक ही बात होती है। सीधेपन को हम क्या बोल सकते हैं? लंबवत किरणें भी बोल सकते हैं। तो वो कब होगी? 21 जून को, 21 जून को सीधी होगी। हाँ अनिल बहुत बढ़िया, जाके ना भाई। हाँ ठीक है, अब एक शब्द आता है आयनांत। आयनांत क्या है? आयनांत क्या है, तो ये बात याद रखना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें करक व मकर रेखा पर, मकर रेखा पर लंबवत, लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयनांत। जब कभी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आयनांत। अब आयनांत की स्थिति जो है वो 2 बार होती है। आयनांत कितने प्रकार से आपको देखने को मिलता है? तो आयनांत जो है, अयनांत, अयनांत भी बोल सकते हैं इसे, आयनांत की जगह अयनांत या अयनांत, अयनांत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अयनांत की स्थिति जो है वो हमें कितनी तरह से देखने को मिलती है? 2 तरह से। सुनना ध्यान से। बस अब ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला, थोड़ा ही रह गया, समझ लो ध्यान से बात को। एक और दो, एक और दो, क्या बोल रहे हो? उपसौर और अपसौर सारा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। उपसौर भी पढ़ाऊंगा, अपसौर भी पढ़ाऊंगा। एक होता है शीत अयनांत, और एक होता है ग्रीष्म अयनांत। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। अयनांत कब होगा? तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, मैंने आपको अभी एक चीज समझाई है। ये अपनी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा पर सूरज चमकेगा 21 जून को, और फिर अपने भारत को लेकर ही कर रहे हैं, बस उतरे से मान लो भारत को लेकर ही, तो गर्मी बढ़ेगी। यानी जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होंगी तो बनेगा ग्रीष्म अयनांत। बिल्कुल सिंपल है। हाँ ठीक है, तो देखो, लिखो जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर होगी, रेखा पर होगी, तो उस समय स्थिति कौन सी बनेगी? ग्रीष्म अयनांत। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ग्रीष्म अयनांत की स्थिति कब बनेगी? गर्मी, गर्मी कब होगा? जून महीना में। और जून की किसी तारीख ने 21 जून। ये सीधी जो है, ये सीधी जो है मेरे दोस्त याद रखना, कब? 21 जून को पड़ेगी। तो 21 जून की ये जो डेट है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पे कब गिरती है? 21 जून को। तो 21 जून की तारीख आपको याद रखनी है। अच्छा, मकर रेखा पर, ये जो मकर रेखा है, यहां सूर्य की किरणें, सूरज की जो किरणें वो 22 दिसंबर को चमकेंगी,
तो याद रखना, जब जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की, जब सूर्य की किरणें लंबवत बोल दो, लंबवत बोल दो, या सीधी बोल दो, या क्या बोल दो मेरे दोस्त, सीधी, सीधी मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर होंगी, मकर रेखा पर होंगी, उस समय जो बनेगा वो क्या बनेगा, शीत अयनांत। और शीत अयनांत जो है, शीत अयनांत जो है वो कब आपको देखने को मिलेगा, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के दिन जो स्थिति बनेगी वो शीत अयनांत की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बात समझ में आ गई क्या सभी साथियों को? मुझे अभी ये बताओ इतना, आपको शीत अयनांत और ग्रीष्म, शीत ग्रीष्म देखो, शीत मतलब और ठंड, सर्द, सर्दी, शीत सर्दी, सर्दी कद आओगी, 22 दिसंबर, दिसंबर का महीना होता है, और 22 दिसंबर को सूरज कहाँ होता है, मकर रेखा पे, इसे बोलते हैं शीत अयनांत। ग्रीष्म अयनांत में जब कर्क रेखा पर होगी तो गर्मी आ जाएगी। अब एक प्रश्न हो रहा था विषुव को लेकर, विषुव क्या है, विषुव पढ़ाता हूं, फिर आपको उपसौर अपसौर बता दूंगा, बस खत्म है टॉपिक। विषुव क्या है, पहले तो हम समझेंगे कि ये जो हमारे सामने नाम आया है, विषुव क्या है। विषुव, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर होगी उसे बोलेंगे विषुव। और एक साल में सूर्य की सीधी किरणें 2 दिन जो है विषुवत रेखा पर जो है वो होती हैं, याद रखना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो विषुव क्या होगा, जब, क्या लिखो पहले इसकी परिभाषा लिखो, विषुव कब होगा, जब, जब विषुव किसे कहते हैं, जब सूर्य की, सूर्य की लंबवत या सीधी किरणें, सीधी किरणें, लंबवत या सीधी किरणें, क्या भाई, लंबवत या सीधी किरणें वर्ष में, वर्ष में 2 बार, दो वर्ष में, वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर पड़ती है। ये बताया था ना मैंने आपको, वो मैप इसीलिए समझाया था, वो चित्र इसीलिए समझाया था। और पढ़ने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए चीजों को डायग्राम में समझना बहुत जरूरी होता है। ये चीज जो मैंने आपको समझाई थी ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न ये क्लियर करेगी। देखो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 बार सूरज सीधा यहां चमकेगा, एक बार जब ऊपर जा रहा था तब, एक बार नीचे आ रहा था तब। तो 2 बार सूरज चमकेगा, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 बार विषुवत रेखा पर होगा। सूरज की सीधे किरणें 2 बार विषुवत रेखा पर होगी, उसे बोलते हैं विषुव। ये 2 बार कब कब होगी, 2 बार जो है वो होगी, एक तो 23 सितंबर और एक 22 दिसंबर। 23 तो सितंबर याद रखना है, और 22 क्या याद करना है, दिसंबर। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, ये जो नाम आता है हमारे सामने विषुव, विषुव 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। विषुव कितने प्रकार से देखने को मिलते हैं, विषुव जो है वो हमें 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। विषुव, गुरुजी कैसे, विषुव 2 प्रकार से, वही बात है। एक तो आपको, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक लिख दिया। यहाँ आप 2 बार चमकता है, एक तो 21 मार्च को, है ना, और एक 23 सितंबर को, 23 सितंबर, ये याद रखना है, 23 सितंबर को, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको विषुव में 2 विषुव याद करने हैं। एक तो जो विषुव है वो आप याद करोगे शीत विषुव, एक ग्रीष्म, वही वाली बात है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। हाँ, और इसे या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, वसंत विषुव, वसंत विषुव भी बोल सकते हो, और वसंत विषुव के साथ साथ आप याद रख सकते हो शरद विषुव, शरद विषुव। अब मुझे एक बात ये बताओ आप जरा, सिंपल सी बात है, इसमें भी वसंत विषुव होगा और शरद विषुव, बस वही बात है, वसंत कब होगा, जब सूर्य की किरणें सीधी, है ना, विषुवत रेखा पे पड़ेगी। अब इसमें तारीख याद रखना, वसंत विषुव की तारीख कौन सी होगी, और सर्दी। अब एक बात याद रखना, सर्दी कब शुरू होती है, मार्च के बाद शुरू होती है, सितंबर के बाद, ये प्रश्न बताओ। अगर ये प्रश्न बता दिया तो आपका उत्तर आ गया, है ना। आपकी आप आपकी पढ़ा हुआ याद कैसे रखें वाली वीडियो बहुत सटीक और अच्छी है। थैंक यू भाटी जी, बहुत बहुत आभार। बस इसीलिए ये आपके लिए वीडियो बनाई थी मैंने। वो, मैं 4th ग्रेड का फोरम स्पोर्ट्समैन से
भरा है तो कोई बताएगा मुझे कितने सवाल सही करने होंगे। देखो, भर्ती ये जो आई है ना, दयाराम जी, बिल्कुल राम राम भाई, राम राम। आपको मैं ये बता देता हूँ, आपका नाम मुझे नहीं दिख रहा है, राम जाट है शायद, है ना आपका? तो आपको मैं बता देता हूँ भाई, देखो, पहली बार जो है ना, आपको मैं चाहिए SC ST OBC वाले जो भी हैं, एक बात आपको मैं ध्यान से जो है वो बता दूं, कि आप जो कंपटीशन के साथ लड़ते हो, कंपटीशन के साथ लड़ते हो, फाइट करते हो, पेपर को देते हो, तो कभी भी आरक्षण के चक्करों में पड़ के इसकी तैयारी मत करो। ये आपको सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर लेके जाता है। हाँ, फायदा मिलेगा, अच्छी बात, आगे लास्ट में, लेकिन अभी फायदे का नहीं सोचना है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। मैं यही कहूंगा कि आप जी जान लगा के पढ़ो, खूब मेहनत करो, और कोट सिलेक्शन मिलेगा, कोटा मिलेगा, वो तो मिलेगा मिलेगा। हमारी तरफ से हमें पूरे प्रयास करने हैं, अगर ना मिले तो ना मिले तो हमें सिलेक्शन लेना है, बस ये स्थिति होनी चाहिए। आप पहले ही तो SC का देखते हैं, ST का देखते हैं, OBC का आरक्षण देखा, तो फिर कैसे होगा? पहले जिसके दिमाग में ये आ रही है ना, वो व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता। क्या पढ़ लेगा थारे? तुम फिर, या तो तुम संघर्ष ही नहीं हो, चीजों को कर नहीं पाते हो, है या नहीं है? तो वो बात है। आज सर्दी होती है सितंबर के बाद में, सितंबर के बाद दिसंबर, सॉरी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सर्दियों के महीने होते हैं। सर्दियां शुरू होने को आ जाती हैं, तो याद रखना, शरद सर्दी यानी शरद की बात करें तो सितंबर, 23 सितंबर को हम क्या बोलेंगे? शरद विषुव। और 21 मार्च की तारीख को जो है वो हम क्या बोलेंगे? 21 मार्च की तारीख को हम बोलेंगे जो है वो वसंत विषुव। तो ये था विषुव वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके 2 मिनट जो है वो कमेंट पढ़ लेता हूँ, क्या कहते हो आप? ओके 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 ओके, चलो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया है, और क्लास को जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, कि लोगों को पता लगे कि रात नहीं पढ़ ला रहे है कौन नहीं। हाँ ठीक है, अब देखो, अब आपको याद रखना है उपसौर और अपसौर की स्थिति वो क्या होती है। बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी आज की। देखो, कल मैं नया टॉपिक कराऊंगा, कमेंट में बता देना कोई टॉपिक अच्छा पढ़ना हो तो आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। बाकी फिर मैं मेरे हिसाब तो पढ़ाऊंगा ही, है ना? और सिलेबस के आधार पे चलूंगा पहले मैं, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक आप चाहते हो वो पढ़ेंगे। जैसे आप ये मानो कि ये ब्रह्मांड है, इसको ब्रह्मांड मानना है अब, इस गोले को। ठीक है, ठीक है गुरु जी। चलो इसको दो बना लेते हैं अपने, इसको दो बना लेते हैं। एक हमारे सामने ये आ गया यहाँ पर, ये ये है सूर्य। ये क्या है? ये सूर्य है। सुनना ध्यान से मेरी बात को। ये क्या है? सूर्य। ठीक है, ये भी क्या है? सूर्य। अब दो नाम आएंगे, एक तो आएगा अपसोर, एक होगा उपसोर। यहां हम लिख लेते हैं अपसोर क्या होता है, अपसोर की स्थिति कब होती है, और उपसोर की स्थिति कब होती है, उपसोर। एक बात याद रखना, अपने किसी बच्चों को धमकाते हैं तो कैसे बोलते हैं? हप, ऐसे बोलते हैं अप। अप, तेरे को दिखता नहीं है? तूने मेरा दूध पी लिया, तूने मेरा पानी खिला दिया, तूने मेरा जो भी है वो कर लिया, बोलते हैं ना? ठीक है, अब देखो, अप का मतलब है किसी को धमका दिया तो वो आपसे दूर चला गया। अप सोर मतलब होता है दूर। जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो वो स्थिति कौन सी बनती है? वो स्थिति जो है वो बनती है, कौन सी, कौन सी, कौन सी, कौन सी? वो स्थिति जो है वो बनती है, वो स्थिति जो है वो बनती है कौन सी? अपसौर की। यानी जब जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिक दूरी होती है, जब जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिक दूरी होती है, पृथ्वी के मध्य, के मध्य, मध्य अधिक दूरी होती है, अधिक दूरी होती है, दूरी होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपसोर। और इसमें क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त? इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सूर्य के नजदीक जो है वो पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य के जब नजदीक पृथ्वी आती है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उस स्थिति को जो है वो हम क्या बोलते हैं? वो हम बोलते हैं अपसोर। तो अपसोर अपने उपसोर, क्या उपसोर अपने को क्या समझना है? अपसोर में तो दूर चली जाएगी, और उप में पास आ जाएगी। तो याद रखना, जब जब सूर्य
जब सूर्य व पृथ्वी पृथ्वी के मध्य दूरी कम हो, या तो ये बात याद रखो, दूरी कम हो, कहने का मतलब है नजदीक हो। जब ये दोनों सबसे नजदीक होंगी, पास में होंगी, तो वो स्थिति कौन सी बनेगी? उपसौर की। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, उपसौर की। ठीक है, ठीक है। अब देखो, उपसौर की स्थिति जो बनती है वो 3 जनवरी को बनती है। उपसौर की स्थिति, उप देखो 3 ऐसे लिखते हैं, ये बनेगी 3 जनवरी को, और 3 के बाद आता है 4। अपसौर की स्थिति देखो, अप ये देखो, ये रहा 4, और जैसे याद रखना है, लेकिन यहां पर जैसे जुलाई याद करना है, जैसे जुलाई। 4 जुलाई को जो स्थिति बनती है वो बनती है अपसौर की। तो बताओ, ये बात समझ में आई क्या? उपसौर और अपसर क्या होता है? अपसौर, अपसौर में सूर्य पृथ्वी के बीच दूरी ज्यादा होगी, और उपसौर, उपसौर में कम होगी। सुनो मेरे, अप के दमका, अप दमका दिया तो दूर चला जाएगा, उप में पास आ जाएगा, उप में क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा। बिल्कुल। अब इसके बाद बताओ, समझ में आई क्या? इनके मध्य जो दूरी होगी वो और बता देता हूं, तो याद रखना 14.75 लाख किलोमीटर की दूरी है। इनके मध्य जो दूरी होगी वो 15.26 लाख किलोमीटर की। इसका मतलब पता क्या हुआ मेरे दोस्त? यानी 15,26,000 किलोमीटर। क्योंकि जब ये लाख लगता है, जैसे मैं बोलूं ये 6.86 करोड़ दिखा है, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे पता है? ये करोड़ वाली जो संख्या होती है ना, ये करोड़ जो लिखा हुआ है, इसको पहला मानना होता है। तो 6 करोड़, करोड़ से पहले आता है लाख, तो 86 लाख, 6 करोड़ 86 लाख। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? लाख। तो लाख इसको मानना है आपको। 15 लाख, 15.26 लाख का मतलब होता है 15,26,000। तो इनके बीच में जो दूरी है वो इतनी होगी, और इनके बीच में दूरी इतनी होगी। तो कम कहां पर है गुरुजी? कम यहां पर है। कम जहां होगी वहां उपसौर की स्थिति, जहां अधिक होगी वहां अपसौर की स्थिति। ये था अपना प्यारा सा सिंपल सा टॉपिक, पृथ्वी की गतियां। बोलो, समझ में आयोगे? समझ में आया क्या? 3 जनवरी, 4 जुलाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो, अपना टॉपिक हो गया पूरा दोस्तों। कैसा लगा टॉपिक? बिल्कुल सिंपल था, कोई मंत्र कौन पढ़ना। ठीक है, और मन लगा कि थाना अब विषय को भूगोल भी बहुत बढ़िया शानदार तरीका हो जाओ। बस चीजों को धैर्य से सीखो, ऐसे नहीं है स्किप कर दो, 2 की स्पीड पे चला दो आगे, ऐसे चीजें समझ नहीं आएगी, ना याद होगा। एक बार जो समझा रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुनो कि क्या बता रहे हैं, फिर चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। और मैं आज के लिए आपको यही कहूंगा कि खूब इतनी मेहनत करो, इतना इतना खूब प्रयत्न करो कि कभी जब जॉब लगो ना, तो ऑफिस में बैठे हो तो वो दिन याद करके रो दो। इतनी मेहनत करो कि यार उस समय मेरी मेहनत क्या लेवल की थी, कितनी मेहनत की थी उस समय। आया नहीं है? कहने का मतलब अपने परिवार में, अपने समाज में उदाहरण जो है ना, वो किसी और का ना दो आप, अपने खुद का दो कि बेटा नहीं, मैंने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की है, मैंने सब्जी बेचकर भी जो है वो पढ़ा है। तो वो बात है, इतिहास बनेगा मेरे भाई, इतिहास बनेगा। सर जी और पढ़ा दो। मनीषा के करा, टॉपिक खत्म हो गया, अब आ गए काल की क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। और 12 बज गई, लटेम कोई उठा लागे आज तो मैंने, मैं लगा ज्यादा पढ़ा दिया आज था। चलो कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगली क्लास में कल नया टॉपिक के साथ। ओके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।